हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार यूट्यूब चैनल टीच एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको पढ़ाएंगे 10th क्लास की साइंस, इसका अध्याय 3 धातु एवं अधातु। एक भाग हम पहले कर चुके हैं, ये दूसरा भाग है उसका। नोटबुक पेन लेकर के बैठें। माँ शारदे को नमन करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अधातु जो तत्व धातुओं की तरह व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते अधातु कहलाते हैं। अर्थात कच्छ ताप पर अधातुएं या तो ठोस होती हैं या गैस होती हैं। रूम टेम्परेचर पर वे केवल ब्रोमीन ही अपवाद है जो द्रव के रूप में होता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन आदि अधातुओं के उदाहरण हैं। अधातुओं को चादरों में, पतली चादरों में नहीं पीटा जा सकता। इन्हें तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता। अधातुओं को अधातु ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातु ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हवा में मुक्त अवस्था में और पृथ्वी की पपड़ी में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ये सब क्या हैं? अधातु। नोबल गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन केवल मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं नोबल गैस। कौन कौन सी नोबल गैस? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन ये केवल मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुओं के भौतिक गुण या दैनिक जीवन में अधातुओं का महत्व। हाइड्रोजन का उपयोग वनस्पति घी तथा अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। अमोनिया के यौगिक का उर्वरकों के रूप में उपयोग होता है। नंबर 2, कार्बन का उपयोग ग्रेफाइट के रूप में तथा विद्युत अपघटनी सेलों में किया जाता है। यह विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम आदि का प्रमुख संगठन होने के कारण जीवों की वृद्धि तथा विकास के लिए उत्तरदायी होता है। नंबर 3, नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया उर्वरकों तथा नाइट्रिक एसिड के उत्पाद में किया जाता है। वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति ज्वलन गति को कम कर देती है। वायु में जो नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है वह ज्वलन की गति को कम कर देती है। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन आदि नाइट्रोजन के यौगिकों को विस्फोटक के रूप में उपयोग में लाते हैं। नंबर 4, वायु में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति जीवन तथा ज्वलन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। नंबर 5, सल्फर का उपयोग कवकनाशी फंगाइसाइड के रूप में फंगिसाइड के रूप में तथा बारूद बनाने में किया जाता है। प्रोटीन, प्याज, लहसुन, ऊन आदि में सल्फर विद्यमान रहता है। अधातुओं अन्य देखो,
और कुछ इसके भौतिक गुण हैं, देखो जैसे अधातुओं में आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य में चमक नहीं होती। आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर केवल आयोडीन और ग्रेफाइट अधातु में चमक होती है, अन्य में नहीं होती। गर्मी और बिजली के ये कुचालक होते हैं, बताया मैंने आपको। अधातुओं का गलनांक व क्वथनांक कम होता है। अब इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ गैर धातुओं की अभिक्रिया क्या प्राप्त होगा? जब हम कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो CO2 गैस प्राप्त होती है, यानी अम्लीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। या सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अधातु पानी के साथ प्रक्रिया अभिक्रिया नहीं करते। अधातु पानी के साथ प्रतिक्रिया या अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि अधातु पानी से हाइड्रोजन आयनों को अपचयित करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती। ठीक, ये धातुओं के बारे में आपने देखा। एक उदाहरण जैसे एक और अभिक्रिया देखो, अधातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। जब अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं, अधातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया प्लस Cl2 क्या प्राप्त होगा? 2HCl, यानी अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेड फॉस्फोरस की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर 4PCl3। ठीक, नेक्स्ट देखो, धातु एवं धातु व अधातु का अभिक्रिया करना। धातु व अधातु का क्रिया करना है। धातु व अधातु कैसे अभिक्रिया करती हैं, कैसे अभिक्रिया करती हैं? ये कोई भी तत्व अपने संयोजकता कोश को पूर्ण करने के लिए दूसरे तत्व से अभिक्रिया करता है, दूसरे तत्व से अभिक्रिया करता है। जैसे उत्कृष्ट गैसों का संयोजन, उत्कृष्ट गैसों का संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण इनकी अभिक्रिया बहुत कम होती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण इनकी अभिक्रिया बहुत कम होती है। जैसे आर्गन, आर्गन की परमाणु संख्या कितनी है? आर्गन की 18। आर्गन की परमाणु संख्या है 18। KLm उपकोष में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 8। ठीक, 2, 8, 8। तो इसकी संयोजकता अंतिम कक्षक पूर्ण भरे हुए हैं, इसके कक्षक पूर्ण भरे हुए हैं, यानी अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण भरी हुई है, 2, 8, 8 होती है। देखो इसमें, देखो अगले में 8 इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण भरा होने के कारण यह गैस कम क्रियाशील है, यानी पूरी तरह भरी हुई है। सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11। 2, 8, 2,8 कितने बचे? 1। अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके? 1।
यानी कि ये एक आयन दे सकता है, यानी कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके प्रोटोनों की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी। साड़ी में देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की साड़ी है, आपकी 10th क्लास की बुक में भी होगी, उसमें देख लेना। इसमें साफ नहीं दिखे तो थोड़ा ऐसे दिख रहा है। उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें कौन सी? हीलियम, नियोन, आर्गन। हीलियम, नियोन, आर्गन, ये क्या है? उत्कृष्ट गैसें। धातुएं, धातुएं कौन सी हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये क्या हैं? धातुएं। अधातुएं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये आपको इसमें याद करने जरूरी है, इन्हीं से पेपर में आता है। देखो सोडियम Na प्लस, इस पे क्या है? एक नेगेटिव आयन ये दे सकता है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ होता है। 2 8 1, इधर क्या हो जाएगा? 2 और 8, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, यानी सोडियम धन आयन होता है। कैसा होता है? सोडियम धन आयन। सोडियम कैसा होता है? धन आयन। क्लोरीन के बारे में देखो, क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, 2 8 7। इस पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एक नेगेटिव ये लेकर के जब अपने कक्षक को पूर्ण करेगी, कक्षक पूर्ण होगा बोर के नियम से। ये आगे पढ़ेंगे आप, बोर का नियम। इससे प्राप्त हुआ क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज। कैसे? इस पे एक नेगेटिव आयन है, 2,8,8, इस प्रकार, यानी क्लोरीन ऋणायन होता है, क्लोरीन पर ऋणायन होता है। क्लोरीन क्लोराइड ऋणायन, ऋण आयन। ठीक, इसे हम कह सकते हैं, कैसे आदान प्रदान कैसे हुआ? इसका आदान प्रदान कैसे हुआ देखो, Na+Cl बराबर NaCl, NaCl। ठीक, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो यहाँ बताएं, उदाहरण नंबर 2, सोडियम। सोडियम परमाणु के बृहत्तम कोश में, परमाणु के बृहत्तम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, अतः यह अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर कोश एल को बृहत्तम बना देता है। सोडियम में बृहत्तम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है,
मैंने आपको बताया 2,8,1 इसे त्याग कर ये अपने कक्ष को पूर्ण कर लेता है, यानी के एल एल इसका कक्षक पूर्ण हो जाता है यहाँ तक, ए एल तक, एम के वाले को त्याग देता है। इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन, नाभिक में 11 प्रोटॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण, 10 बची एक निकल के, 10 होने के कारण यह धन आवेशित हो जाता है और सोडियम धनायन बन जाता है, सोडियम धनायन बन जाता है। एन ए पॉजिटिव आयन बन जाता है। ठीक, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17, किसमें? क्लोरीन में। ये कितने? ये किसके हैं? क्लोरीन के। इसी तरह क्लोरीन के बृहत्तम कोश में, क्लोरीन के बृहत्तम कोश में 2, 8, 7, 7 हैं। बृहत्तम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः यह सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज यानी धनायन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज, यह ऋणायन हो जाता है। ठीक, और कुल 18 इलेक्ट्रॉन बना लेता है। कितने? 18 इलेक्ट्रॉन बना लेता है। 2, 8, 8 अष्टक पूर्ण हो गया इसका। नाभिक में 17 प्रोटॉन, क्लोरीन के नाभिक में 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्लोराइड आयन प्राप्त होता है। इस तरह परस्पर इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान से सोडियम और क्लोरीन का संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे देखो यहाँ बताऊं मैं आपको, Na+Cl, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में? 2, 4, 6 और 1, 7। इसके पास कितने हैं? 1। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है, ये वाला उठ के यहाँ आ गया। ठीक, कैसे प्राप्त हुआ देखो, तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया क्लोरीन का, NaCl, 2, 4, 6, 7 और 1, 8। इसका अष्टक पूर्ण हो गया, क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो गया। तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का निर्माण। Na 2,8,2,8,8। ठीक, एक और उदाहरण देखो इसका। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, 2, 8, 2। ठीक, अंतिम कोश में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? K-L-M, इसमें 2, 8, 8 होते हैं। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। क्लोरीन
क्लोरीन के 17, 2, 8, 7, ठीक, अंत में 1। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो इसके साथ कैसा संयोजकता बनती है, देखो, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज। दो क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक, 7 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। ये वाले उठ करके यहाँ आ जाएगा और ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो समीकरण से क्या बनेगा, इससे Mg2 पॉजिटिव चार्ज Cl, Cl नेगेटिव चार्ज 2, इस पर नेगेटिव चार्ज Cl2, यानी MgCl2, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। ये है इस अभिक्रिया का मतलब। इसे हम आगे पढ़ाएंगे आपको अगले चैप्टर में, यौगिक वाले में, संयुक्ता। नेक्स्ट देखो, आयनिक यौगिकों का गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म या यौगिकों का गुणधर्म कैसे, देखो, आयनिक यौगिक क्या होते हैं। भौतिक प्रकृति धन व ऋण आयनों के मध्य आकर्षण बल होने के कारण ये ठोस व कठोर होते हैं। यह भंगुर प्रकृति के भी होते हैं, जो दाब से टुकड़ों में टूट जाते हैं। अधातुओं की बात कर रहे हैं। इनका गलनांक क्वथनांक अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी अघुलनशील होते हैं। यह जल में घुलनशील तथा केरोसिन पेट्रोल में विलेय होते हैं। घुलनशीलता, यह जल में घुलनशीलता केरोसिन पेट्रोल में अविलेय होते हैं। आयनों की यौगिकों की गुणधर्म है ये। नंबर 4, विद्युत चालकता। आयनों की विद्युत चालकता कैसी होती है। विद्युत के चालन के लिए आयनों की गतिशीलता आवश्यकता होती है। गतिशीलता आवश्यक होती है। विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। ठोस अवस्था में आयनों की गति संभव नहीं होने के कारण, ऐसे कह दो, ठोस अवस्था में आयनों की गति संभव नहीं होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। विद्युत का चालन नहीं करते हैं ये ठोस अवस्था में आने के कारण। धातुओं की प्राप्ति। हमारी प्रकृति में धातुओं की प्राप्ति देखो। खनिज, पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, जस्ता, सीसा, एल्यूमिनियम, ये संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। खनिज संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। अयस्क, अयस्क क्या होते हैं। अयस्क
ओर, एस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओर। वे खनिज जिनसे कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में प्राप्त होती है अयस्क कहलाते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। कुछ धातुएं पृथ्वी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, तो कुछ धातु अपने यौगिकों के रूप में। सक्रियता श्रेणी में नीचे की धातुओं जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी में मध्य धातुएं, मध्य में जो धातु होती हैं, जिंक, लेड, आयरन, सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी में ऊपर की ओर धातुएं जैसे अधिक क्रियाशील, ऊपर वाली अधिक क्रियाशील होती हैं, होने के कारण कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। अधिक सक्रियता वाली स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। सक्रियता वर्ग में आने वाली धातु का निष्कर्षण अयस्क के निम्न तरह किया जाता है। देखो किस तरह किया जाता है अयस्कों का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे की, सक्रियता श्रेणी में अब ये तो है नहीं है कि लोहा पराया जी उठा लो। खादानों में खनिज के रूप में ऐसे प्राप्त नहीं होता, ये तो मिश्रण प्राप्त होता है अयस्कों के रूप में। कई प्रक्रियाओं द्वारा ये हमें जब जाकर के लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना प्राप्त होता है। कई प्रक्रिया करनी पड़ती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि धातु ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही प्राप्त किया जाता है। जो नीचे स्थित हैं सक्रियता श्रेणी में, जो सक्रियता श्रेणी में नीचे वाले हैं, नीचे वाले ये जो वाले, इन्हें केवल गर्म करके ही प्राप्त किया जाता है। जैसे सिनेबार मरकरी का अयस्क, वायु में सिनेबार को गर्म करने पर, वायु में सिनेबार को गर्म करने पर HgS, HgS को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर डेल्टा 2HgO प्लस 2H2O प्राप्त होता है, यानी मर्क्यूरिक एसिड प्राप्त होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। HgO को और गर्म करने पर, इसे और गर्म करें, इसको और गर्म करें, HgO को, मरकरी प्लस ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, मरकरी और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, यानी मरकरी प्राप्त हो गई। Cu2S कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फर को देखो, कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फाइड को देखो, जल के साथ गर्म करने, ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर डेल्टा 2Cu2O प्लस 2H2O प्राप्त होता है, यानी कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। Cu2O फिर दोबारा से कॉपर ऑक्साइड को गर्म करने पर Cu2S के साथ कॉपर अलग और सल्फर ऑक्साइड अलग, CO2 सल्फर ऑक्साइड अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में मध्य स्थित धातुओं का निष्कर्षण, मध्य वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं? इस श्रेणी की धातुएं सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। उनके धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। अतः हम पहले सल्फाइड व कार्बोनेट को उसके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, तब उन्हें प्राप्त करते हैं। सल्फाइड एस को भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और कार्बोनेट एस को निस्तापन, कार्बोनेट एस को निस्तापन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। भर्जन और निष्पादन, ये भर्जन और निष्पादन क्या होते हैं?
भर्जन विधि और निष्पादन विधि क्या होती है देखो। सल्फाइड एस को अधिक वायु व अधिक ताप पर परिवर्तित किया जाता है। जब सल्फाइड एस को अधिक वायु व अधिक ताप पर परिवर्तित किया जाता है तो वहाँ क्या होता है, भर्जन। और निस्तापन, निस्तापन में, भर्जन में केवल सल्फाइड एस होते हैं और निस्तापन में केवल कार्बोनेट एस को सीमित वायु एवं वायु की अनुपस्थिति में, या तो थोड़ी वायु हो या वायु की अनुपस्थिति में सीमित ताप पर गर्म कर परिवर्तित किया जाता है। ये क्या है, भर्जन और निस्तापन। देखो भर्जन के उदाहरण, भर्जन में सल्फाइड और इसमें कार्बोनेट। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर ZnO प्लस H2O, ठीक, SO3 नहीं SO2 प्राप्त होता है, यानी गर्म करने पर डेल्टा। निस्तापन में कार्बोनेट, देखो जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए कार्बन अपचायक का प्रयोग करते हैं। धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए कार्बन अपचायक का प्रयोग करते हैं। नोट, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा भी धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है। जब हमें खनिज प्राप्त होते हैं ना खानों से, ये देखो आप, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, जब हमें खनिज प्राप्त होते हैं और खदानों से, तो पहले तो उनका अयस्कों का संवर्धन करते हैं हम। नंबर 1, अयस्कों का संवर्धन। नंबर 2, फिर अयस्क की यानी कि अपचयन यानी कमी, अयस्क की कमी, अयस्क ये गलत लिख गया, सॉरी, अयस्क की कमी कैसे, अपचयन द्वारा। नंबर 3, धातुओं का शोधन, फिर धातु का शोधन, पहले अयस्कों का संवर्धन करते हैं, फिर अयस्क की कमी, फिर धातुओं का शोधन करते हैं। अयस्क का संवर्धन कैसे करते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग द्वारा, झाग फ्लोटिंग प्रक्रिया द्वारा, विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण द्वारा। ये क्या है, अयस्कों का संवर्धन। फिर अयस्कों की कमी अपचयन द्वारा। अपचयन में क्या आता है, निस्तापन अभिक्रिया या रोस्टिंग, ऐसी कमी या अपचयन क्या हो गई है, इसकी कमी। फिर धातुओं का शोधन, बाद में हम जो बची उनमें कुछ रेत बच जाता है थोड़ा बहुत धातुओं में, उसे फिर साफ करने के लिए हम धातु का शोधन करते हैं लास्ट में। धातु का शोधन लास्ट में करते हैं बची हुई जो है। धर्मित अभिक्रिया क्या है, देखो ये, जब आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराने पर एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। लो अलग हो गया, इसमें से एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग, यानी आयरन ऑक्साइड प्राप्त हुआ।
ये आयरन ऑक्साइड अलग हो गया। इस अभिक्रिया का उपयोग, ये धर्मित जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में आयरन को अलग कर देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जोड़ देते हैं, साथ में ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया को रेल की पटरी व मशीन के पुर्जे की दरार जो होती है ना, उन्हें जोड़ने के लिए किया जाता है धर्मित अभिक्रिया का प्रयोग। शक्यता श्रेणी में सबसे ऊपर धातुओं का निष्कर्षण। ये धातु अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। सबसे ऊपर वाली धातु कैसी होती हैं? अत्यधिक क्रियाशील। ये कौन कौन सी? सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इन्हें विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन धातुओं को उनके गलित क्लोराइडों के विलयन अपघटन से प्राप्त किया जाता है। धातुओं में जो गलित क्लोराइड है ना, उनमें विद्युत अपघटन कराने पर, विद्युत अपघटन का उदाहरण बताया था मैंने, उसी प्रक्रिया के किया जाता है कैथोड एनोड वाला। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, एनोड पर पॉजिटिव होती है। कैथोड की तरफ हमने सोडियम और एनोड की तरफ क्लोरीन गैस, इधर सोडियम, समझे? ऐसे Na पे नेगेटिव, नेगेटिव एक चार्ज एक्स्ट्रा है इसके पास, ये पूर्ण प्राप्त कर लेगा अपने सोडियम, पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लोरीन, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये Cl पे नेगेटिव चार्ज लग जाएगा 0। देखो एनोड पर 2 क्लोरीन के 2 परमाणु, Cl2 यानी 2 नेगेटिव चार्ज हो गए इस पे। धातुओं का परिष्करण। धातु का परिष्करण कैसे करते हैं? देखो, अपघटनी परिष्करण द्वारा, विद्युत अपघटनी परिष्करण। इस विधि द्वारा कॉपर, जिंक और टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि का परिष्करण किया जाता है। यानी उन्हें छाना जाता है, उन्हें अलग अलग किया जाता है, उनका शोधन किया जाता है। शुद्ध अशुद्ध धातु को एनोड, अशुद्ध धातु को एनोड वाले पर, और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। शुद्ध वाली की कैथोड पर परत बनाई जाती है, कैथोड की तरफ, और अशुद्ध वाले को एनोड की तरफ। धातु का लवण विलयन को अपघटन की तरह काम में लिया जाता है। धातु का जो लवण विलयन है उसे अपघटन की तरह काम में लिया जाता है। धारा प्रवाहित करने पर, इस प्रक्रिया में धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर स्थित अशुद्धियाँ विद्युत अपघटन करने में घुल जाती हैं तथा इतनी ही मात्रा में विद्युत अपघटन से कैथोड पर जमा हो जाती हैं। कैथोड पर जमा हो जाती हैं। विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं। जो विलेय हैं उसमें घुल सकती हैं, वो विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर जमा हो जाती हैं। देखो चित्र में दिखाऊंगा आपको मैं, ये रही देखो अविलेय, और ये तो रही विलेय वाली कैथोड पर, और अविलेय ये रही एनोड की तरफ। विलेय वाली तो कैथोड की तरफ चली गई, एनोड वाली इसी की सतह पर ये चिपक गई, यहाँ इकट्ठी हो गई। अविलेय वाली, विलेय वाली इधर चली गई। ठीक, ये है प्रक्रिया। दोनों पर ये रहा 6 वोल्ट की बैटरी के साथ इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। संचारण क्या होता है? अब देखो, जब भाई हम अयस्कों को निकालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो, ये तो है नहीं कि जो हमने निकाले सारे के सारे हमें लोहा प्राप्त हो गया, सारा का सारा सोना प्राप्त हो गया। हमें उसमें कुछ ना कुछ तो कमी आएगी, उसे कैसे भी तो बचाना पड़ेगा हमें, नहीं लोहे खराब हो जाएगा भाई। बारिश में सील पकड़ करके जंग लग जाती है, लोहे में क्षति होती है ना, उस क्षति को संचारण कहते हैं हम। जब कोई धातु किसी अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उस धातु का क्षय या ह्रास यानी कमी, क्षय या ह्रास हो जाता है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक, उदाहरण, एक वायु नंबर 1
उदाहरण नंबर 1, वायु की परख नली। वायु की खुली वायु में सिल्वर चांदी काली हो जाती है। देखो, खुली वायु में सिल्वर यानी चांदी काली हो जाती है, क्योंकि सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बना देता है। वह सिल्वर काली काली दिखाई देती है। चांदी कुछ दिन तक रखी रहे तो वो साफ करवानी पड़ती है, काली सी हो जाती है वो। दूसरा उदाहरण देखो, कॉपर तावा वायु में रहने पर गहरे रंग यानी हरे रंग की परत, हरा सा हो जाता है, साफ नहीं दिखता, परत चढ़ जाती है, क्योंकि कॉपर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। संचार से बचने के उपाय, संक्षारण से इससे बचने के उपाय देखो, काली ना हो, कॉपर का रंग हरा ना हो, इससे बच के उपाय देखो आप। पेंट करके, तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर, क्रोमियम लेपन कर कर, एनोडीकरण कर कर, लोहे पे जस्तीकरण कर कर, कहते ना जस्ती की परत चढ़ा दो, जस्तीकरण कर कर, जस्तीकरण के द्वारा, ऐसे कई उदाहरण हैं। ये हो गया संक्षारण। संक्षारण में देखो एक और देखो, यशद लेपन के द्वारा लोहे में जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते, मैंने बताया नहीं अभी आपको, जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। जस्ते की पतली परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। जब हम लोहे को जंग से बचाते हैं तो उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ा देती हैं, उसे हम परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। नोट, शुद्ध लोहा अत्यंत गर्म होता है, शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है, कैसा होता है? नरम। उसे कठोर बनाने के लिए लोहे में कार्बन कितनी मात्रा में? 0.05%। लोहा कितने मिलाया जाता है उसमें? लोहे में कार्बन 0.05% कार्बन मिलाया जाता है, ताकि वह इन्हें कठोर हो जाए। यशद लेपन। इसके बाद आया है स्टेनलेस स्टील यानी इस्पात। इस्पात में क्या होता है? देखो, लोहा प्लस निकिल प्लस क्रोमियम मिलकर के क्या बनाते हैं? स्टील। इस पर जंग नहीं लगती, स्टील पर कभी जंग नहीं लगती, क्योंकि इसका मिश्रण है ये, लोहा, निकिल और क्रोमियम का मिश्रण क्या कहलाता है? स्टील। स्टेनलेस स्टील या इस्पात। मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी, सोमांगी या समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे पीतल, कांसा, सोल्डर। मिश्र धातु में कोई एक धातु मरकरी या पारा हो तो उसे मिश्र धातु में कोई एक धातु, उस मिश्र धातु में कोई एक धातु मरकरी या पारा हो, उसे क्या कहते हैं? अमलगम। अमलगम कैसे कहते हैं? मिश्र धातु में पाए जाने वाले मरकरी को ही, अगर मिश्र धातु में पारा है, पारे की उपस्थिति है, तो उसे हम अमलगम कहते हैं। मिश्र धातु पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ते से मिलकर के पीतल का निर्माण होता है। तांबा किस का मिश्रण है? तांबा और पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ते का। कांसा, तांबा और टिन मिलकर के जस्ते का निर्माण करते हैं। सोल्डर, सीसा और टिन मिलकर के सोल्डर का निर्माण करते हैं, जिसे टांका लगाने के लिए विद्युत उपकरणों में इसका यूज होता है, टांका लगाने के लिए। इसका गलनांक बहुत कम होता है, यानी सोल्डर का गलनांक जो होता है वो बहुत होता है, यानी निम्न होता है। उसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। बताया नहीं आपको मैंने अभी, वही बात है। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। शुद्ध सोने को 24 कैरेट सोना कहते हैं। आपने देखा होगा, शुद्ध 24 कैरेट सोना है ये,
24 कैरेट सोने का सोना काफ़ी नरम होता है। जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का वो काफ़ी नरम होता है। इसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते क्योंकि ये काफ़ी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए हम लोहे को कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिला रहे थे। सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है, यानी बहुत नाम मात्र के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है। आभूषण बनाने के लिए 24 कैरेट सोने का 24 कैरेट सोने में से 22 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं। सोना कितना यूज करते हैं 24 कैरेट में से? 22 कैरेट। 2% उसमें तांबा या चांदी का यूज करते हैं 2%। जब जाके ये 24 कैरेट के आपके आभूषण मिलते हैं आपके लिए दुकान पे, शुद्ध सोना नहीं मिलता। आप समझे यार 24 कैरेट सोना क्या होता है? तो ये आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है, धातु एवं धातु। इसके क्वेश्चन रह गए हैं अभ्यास प्रश्न वाले, उन्हें मैं करा दूंगा एक वीडियो में। थोड़े से प्रश्न हैं लेकिन अधिकतर तो इसी में मिल गए हैं वो सारे। मैंने थ्योरी में ही करा दिए सारे प्रश्न तो, लेकिन आपको वही बात है, नहीं मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए मैं आपको एक वीडियो में और दे दूंगा, उसमें देख लेना प्रश्नों के लिए। धन्यवाद।